स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी समझा था। मतलब वो डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होके गयासुद्दीन बलबन पर ख़त्म हो जाती है। और गयासुद्दीन बलबन के बारे में हमने समझा था कि जिस तरह से उसने अपना स्पाई सिस्टम जो इफ़िशियंट था, बहुत बेहतरीन था, वो इस्टेब्लिश किया था। गंगा यमुना डोक पर उसने जिस तरह से कैप्चर्स किया था, वहाँ के रॉबर्स को भगाया था, और जिस तरफ से जो चालीसा ग्रुप था उसकी पावर को छीन लिया था, और जिस तरफ से उसने एक वेस्ट एम्पायर खड़ा किया था, वो सब हमने समझा था। और लास्ट में क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन की डेथ के बाद उसका जो ग्रैंड सन है क्यूमरस, वो लास्ट क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी का एम्परर होता है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो खिलजी डायनेस्टी पढ़ना है। खिलजी डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, और उसमें हमने देखा है अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी जो डायनेस्टी है उसका सेकेंड रूलर है, और बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही एम्बिशियस, मतलब एक एम्बिशन उसके अंदर थी कि ओवरऑल सब कुछ मेरा होना चाहिए। बहुत ही पावरफुल, क्लेवर टाइप का एक एम्परर होता है। तो खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट कहाँ से होती है उसको समझते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन की जब डेथ हो जाती है तो उसके ओवरऑल एरिया को जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं बलबन के ग्रैंडसन को मार के। ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं ये टर्की के किंग्स हैं, टर्की के रूलर्स हैं, और टर्की से यहाँ आ जाते हैं और क्या है, अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। तो जो बलबन का एम्पायर था वो डायरेक्टली खिलजीज़ का एम्पायर हो जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो एक ओल्ड एज एम्परर हैं, ठीक है ना, एक मतलब बुज़ुर्ग हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो यंग है, इनका नेफ्यू है, और इनका क्या है, सन इन लॉ भी है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन का नेफ्यू है और सन इन लॉ भी है। और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया है, बलबन के ग्रैंडसन को मार के स्लेव डायनेस्टी पे एक नई डायनेस्टी बना ली जिसको हमने खिलजी डायनेस्टी कहा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में स्पेशल बस इतना है कि ओल्ड एज का एक एम्परर जो क्या करता है, टॉलरेंस में बिलीव करता है, ज़्यादा लोगों को मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों को परेशान नहीं करता, और डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज़ को भी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो नेफ्यू है अलाउद्दीन खिलजी वो कैसा है, एम्बिशियस है, उसके अंदर एम्बिशंस हैं एम्पायर्स की, राजा बनने की। तो वो क्या करता है, अपने ही अंकल को मार देता है और क्या बन जाता है, एम्परर बन जाता है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी एम्परर बनता है तो वो क्या करता है, बहुत सारी एरियाज़ पे अटैक करना स्टार्ट करता है। तो वो गुजरात, मालवा, ये सब राजस्थान के पार्ट्स हैं जहाँ पे राजपूत राजा थे अलग अलग टाइप के, तो उन पर अटैक करता है और जीतता है और अपना एम्पायर फैलाता जाता है। अलाउद्दीन वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, और एक बेहतरीन कमांडर। जब राजा बनने से पहले ये कमांडर ही था, तो इसकी जो क्लेवरनेस है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो इस तरह से अब ये चीज़ें उसको हेल्प करेंगी दूसरे राजाओं पे अटैक करने पे। तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहला अटैक वो गुजरात पे करता है, ठीक है, और वहाँ के पोर्ट्स मतलब जो वो एरिया जो सी किनारे या लास्ट कॉर्नर्स पर हैं उनको कंट्रोल करता है, और मिलिट्री कैंपेनिंग अपनी ले जाती है। रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालौर, ये सब राजस्थान के अलग अलग एरिया हैं। तो यहाँ सब पे अटैक करता है और सब एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करता है। इसका सबसे अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे ट्रस्टफुल आदमी है वो है मलिक गफूर। तो मलिक गफूर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक गफूर क्या बनता है, कमांडर बनता है, और मलिक गफूर के ही अंडर में पूरी मिलिट्री इसकी साउथ की ओर जाती है। यहाँ आप इस मैप में देखिए,
आपको दिख सकता है कि ये जो ऊपर दिख रहा है वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी है, ठीक है ना। और रेड डॉट्स में ये जो दिख रहा है जिसमें एरो बने हुए हैं वो रास्ता है जिस रास्ते से मलिक गफूर कहाँ गया था, साउथ में वो अटैक करने गया हुआ था। तो इसके बाद मलिक गफूर इसका कमांडर बनता है और मलिक गफूर ही डेक्कन का प्लेटाऊ ऑफ डेक्कन, विंध्या रीजन जो विंध्या पर्वत है उसके बाद का एरिया वो रिच है, प्रोडक्टिव है, तो वहाँ पर ये अटैक करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, अब कैप्चर कर लेते हैं उस एरिया को। तो वहाँ से इनकी इनकम ऑफ सोर्स इंक्रीज़ हो जाती है और एट द लास्ट साउथ के जो एम्पायर्स हैं, यादवा, होयसाल्स और पांड्यास, ये सब क्या करते हैं, कुल टोटल में अलाउद्दीन खिलजी की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओवरलॉर्डशिप को आप ऐसे समझेंगे जैसे एक राजा सबसे सुपीरियर, उसको ही आप मान लें कि उसी का वेस्ट एम्पायर है और आप अपना किंगडम अपने पास लिए रखें। तो ये ओवरलॉर्डशिप स्टार्ट की किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इन राजाओं ने, यादवा ने, होयसाल्स ने और पांड्यास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस चीज़ को आप दोबारा समझेंगे अकबर के टाइम पे। तो इसी तरह से ओवरलॉर्डशिप के थ्रू ही अकबर क्या होता है, ग्रेट एम्परर बनता है। मतलब ओवरलॉर्डशिप में ऐसा नहीं है कि हर जगह का एक ही राजा हो, बस वो राजा क्या करता है, आप दूसरे राजा को अपने आप से सुपीरियर मान लेता है और ओवरलॉर्डशिप स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से साउथ में ये कंट्रोल करता है, ठीक, बहुत सारी वॉर्स लड़ता है, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव है, बहुत ही ब्रेव है, क्लेवर है। तो इस तरह से साउथ में भी ये अपना कंट्रोल करता है और एम्पायर्स को आगे बढ़ाता है। अलाई दरवाज़ा जो आपने दिल्ली में सुना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, ठीक है ना। और मोरक्को का जो ट्रैवलर है इब्न बतूता, उसने मेंशन भी किया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक उस टाइम पे क्या है, बहुत ही एफिशिएंस रूलर है, एक अलग टाइप का ही रूलर है। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो है ये भी एक बहुत ब्रॉड और वेस्ट एम्पायर है, ठीक है, इंडिया का। ये आप मैप में देख रहे हैं, अपनी बुक में आप देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो तुगलक डायनेस्टी थी वो कितने एरियाज़ में फैली हुई थी। ऑलमोस्ट इन इंडिया के 78% एरियाज़ में तुगलक डायनेस्टी का रूलिंग थी। और तुगलक डायनेस्टी में जो सेकेंड रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका ही सबसे बड़ा रोल है इस डायनेस्टी को इतना बड़ा करने में। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इस डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हैं और उनका ही बेटा क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द एम्परर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और बहुत ही क्या है, एजुकेटेड टाइप का पर्सन है, ऐसे पर्शियन लैंग्वेज, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन्स, इन सब की नॉलेज होती है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस की इसे नॉलेज है। ये टर्कीज़ भी जानता है, पर्शियन भी जानता है, अरबियन भी जानता है और संस्कृत को भी सीखता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में अगर सोर्स कहीं से मिलता है तो जैसे कि हिस्ट्री हमारी सोर्स पर ही बेस्ड होती है। तो जैसे अभी ऊपर मैंने नाम लिया था किसका, इब्न बतूता का। इब्न बतूता ही ने ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी लिखा है और इब्न बतूता ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी लिखा है, क्योंकि इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था और मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, उनके दरबार में बहुत साल रहा। तो उसने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और वहीं से ये सब चीज़ें पता चलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझेंगे तो उसने क्या किया था, अपनी कैपिटल को, उसकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, उसको चेंज किया था। वो दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट हो गया था और उसके रीज़न भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या लगता था कि दिल्ली से ज़्यादा बेटर प्लेस है दौलताबाद, जहाँ से क्या कर सकता है वो इतने बड़े पूरे एम्पायर पर देख रेख या उसकी सर्वलाइन
कर सकता है, उसको संभाल सकता है। और उसी टाइम पे क्या था, मंगोल्स अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो मंगोल से बचने के लिए, या दिल्ली सेफ प्लेस नहीं था और दौलताबाद उसे ऐसा प्लेस लगा जहाँ से वो मंगोल से सेफ रख सकता था और मंगोल्स पर एक शार्प अटैक कर सकता था। तो वो क्या करता है, दिल्ली टू दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है। अब कैपिटल को शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसने महल अकेला बनवा लिया और शिफ्ट हो गया, लोग वहीं रह रहे हैं, नहीं, पूरी पॉपुलेशन के साथ शिफ्ट होता है। तो जब पूरी पॉपुलेशन ट्रैवल करेगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग भूखे भी होंगे, इतना सारा सामान कैसे जाएगा, इतने ज़्यादा घर कैसे बनेंगे, तो उन चीज़ों को भी समझेंगे। और मंगोल्स का जहाँ नाम आता है तो हम एक बार फिर से अलाउद्दीन खिलजी को याद करेंगे। मंगोल्स का जो इन्वेंशन होता है, मंगोल्स का अटैक होता है, उससे अलाउद्दीन खिलजी लड़ता है और मंगोल्स को इंडिया के बाहर भगाता है। मंगोल्स चाइना के मंगोलियन एरिया के वो मतलब उस टाइप के वॉरियर्स हैं जिनके अंदर बहुत क्रूअल्टी है, नो मर्सी, कोई दया नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी क्रूअल्टी थी कि वो मतलब अगर उन्हें प्यास लगती है तो अपने घोड़े की टांग तोड़ के उसका खून पी लिया करते थे और उससे प्यास बुझाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे। तो उनसे कौन बचाता है, पहला जो उनका अटैक होता है उसको फेल करने का काम है अलाउद्दीन खिलजी का। तो हम वापस अपनी जगह पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पे। तो जब उसने कैपिटल चेंज करने का ऑर्डर दिया, लोग अपने यहाँ से वहाँ जाने लगे और एक टाइम के बाद जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम्स होंगी, लोग मरने लगे। तो उसे समझ में आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करना। तो वो लोगों को दोबारा से ऑर्डर देता है कि मार्च बैक करो, मतलब वापस चलो, वापस जाएंगे। तो इस तरह से वो दिल्ली दोबारा शिफ्ट कर लेता है। लेकिन होता क्या है, इस तरह से क्या होता है, वो वीक हो जाता है और साउथ का जो एरिया है वो दिल्ली से वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एजुकेटेड होकर अगर फूलिश कोई था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। करेंसी चेंज कर दी थी इसने, नई करेंसीज चलाई थी जिससे उस टाइम की इकोनॉमी में या लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। अचानक से करेंसी चेंज कर दी थी। तो जब करेंसी चेंज होती है तो आपने तो जब भी करेंसी चेंज होती है तो प्रॉब्लम होती है। जैसी अभी नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो उस तरह से जैसे ही करेंसी चेंज होती है तो लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी और इसीलिए उसे एजुकेटेड बट फूल, मतलब पढ़ा लिखा समझदार राजा लेकिन जो था बेवकूफ़, ये भी उसे टाइटल दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होने के बाद उसका जो कज़िन है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक क्या बनता है, सक्सेसर बनता है, राजा बनता है। और ही वाज नॉमिनेटेड बाय द उलेमास एंड नोबल्स। नोबल्स और उलेमास, उलेमास मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स, नोबल्स मतलब हाई सोसाइटी, तो उनके द्वारा से नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग रूलर है लेकिन शॉर्ट टेम्परामेंट है, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला रूलर है, ठीक है ना। और इस तरह से रूलिंग चलती है फ़िरोज़ शाह तुगलक की तब तक जब तक क्या होता है, किनका अटैक नहीं होता, तैमूर का अटैक नहीं होता। तो उसके बारे में और दो चीज़ें वो जो हैं, जजिया टैक्स जो हम पढ़ते हैं कि मुस्लिम्स ने लगाया था अदर रिलीजियंस पे, मतलब दूसरे धर्म के लोग या तो क्या करें, या तो मुसलमान बन जाएं या फिर क्या करें, टैक्स पे करें। तो जजिया टैक्स जो स्टार्ट होता है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे ही स्टार्ट होता है। और फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में यह भी कहा जाता है कि ग्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स एंड फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वो नहरें बहुत बनवाई उसने एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, क्योंकि फार्मिंग से रेवेन्यू कलेक्ट होता था और जो एग्रीकल्चर खेती थी वो उसकी फर्टिलिटी का बहुत ख्याल रखता था, ठीक। बहुत ही ज़्यादा उसने सराइस मतलब लोगों के रहने के लिए जगह, और मदरसे मतलब जहाँ पे मुस्लिम धर्म की शिक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा बनाए। और फ़िरोज़ शाह तुगलक क्या हुआ, जब नसीरुद्दीन मोहम्मद, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। और उसी टाइम पे क्या होता है, मंगोल्स इन्वेडेड करते हैं इंडिया में
और इंडिया में बहुत सारी एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ से क्या होता है, मंगोल्स स्टार्ट होते हैं। तो इन्वेंशन ऑफ तैमूर हम समझेंगे अगली वीडियो में। सैयद डायनेस्टी को समझेंगे जो कि खिज़र खान से स्टार्ट होती है। खिज़र खान क्या है, तैमूर का कमांडर है या गवर्नर भी आप समझ सकते हो। तो वहाँ से हम उस चीज़ को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वहाँ से इन्वेंशन ऑफ तैमूर या इन्वेंशन ऑफ मंगोल समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे लोधी डायनेस्टी, ठीक है, सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे और इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ को समझ के ये चैप्टर क्लियर कर देंगे।